तो जोहार फ्रेंड्स, नमस्ते आप सभी का। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का मेजर पेपर 7। हिस्ट्री मेजर पेपर 7 सेमेस्टर 4। इसमें पढ़ना क्या है पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए, मेजर पेपर 7 जो है आपका, इसमें पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें आपको 1858 से लेकर के 1947 तक का इतिहास पढ़ना है, यानी कि 1857 की जो क्रांति होती है, ठीक है, मंगल पांडे वाला, उस समय से लेकर के भारत आज़ादी तक लगभग 100 साल, मान के चलिए 90 साल होता है, ठीक है। तो लगभग 90 साल का इतिहास आपको जानना है इस पेपर में। 1858 से 1947 के बीच में क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में, जिसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पे लास्ट से शुरू करते हैं। इसमें आपको पढ़ना है पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, भारत की जो आज़ादी होती है ना, और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, ये पढ़ना है। ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म, मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ना है। INA, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, और इसकी राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका होती है, ये जानना है। यूनिट 4। यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है माउंट बेटन प्लान, लॉर्ड माउंट बेटन के द्वारा जो माउंट बेटन लाया जाता है, इसके बारे में। फिर कैबिनेट मिशन योजना के बारे में जानना है, जिसके तहत भारत का संविधान बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्रिप्स मिशन के बारे में जानना है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जानना है, ठीक। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन का नाम सुने हैं आप? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, तो गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में जानना है। सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा या नमक कानून, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है, जो 500 रुपये के नोट में था, पुराने वाले 500 रुपये के नोट में, ठीक है। साइमन कमीशन के बारे में जानना है और नेहरू रिपोर्ट के बारे में। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन के बारे में जानना है। इमरजेंसी ऑफ गांधी, गांधी के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था, उसके बारे में जानना है। इमरजेंस ऑफ गांधी, सॉरी। नेक्स्ट है आपका रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, भारत में जो क्रांतिकारी गठन हुए थे, इसके बारे में जानना है। होम रूल आंदोलन के बारे में जानना है, ठीक है, और लखनऊ में जो 1916 में हुआ था, इसके बारे में। फिर सबसे पहले यूनिट, यानी कि एकदम 1847 के आसपास, तो इसमें 1857 के आसपास ब्रिटिश ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है, सॉरी यार मैं गलत पढ़ा, बर्थ ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसकी जो स्थापना होती है ढाका में, इसके बारे में जानना है पूरा। फिर आपको जानना है राइज ऑफ एक्सट्रीम्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, एंड सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 सूरत अधिवेशन के बारे में जानना है, ठीक है। फिर ब्रिटिश कांग्रेस के बारे में जानना है, और ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ ड्राइव एंड रूल, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, जो अंग्रेजों की एक बहुत प्रसिद्ध नीति थी, ठीक है, बांट दो और राज करो, ठीक है, 2 हिस्सों में बांट दो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति, ठीक है, ड्राइव एंड रूल। नेक्स्ट, और सबसे टॉप में जानना है आपको राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये सारा टॉपिक अगर आपको मालूम है तो इस पेपर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अच्छा चलिए, पढ़ने की ज़रूरत है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जागरूक होते हैं कि भाई मुझे अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करना है, अपने राष्ट्र के लिए जो बुरी चीज़ें हैं उनको निकाल फेंकनी है, और उसके लिए जब आप त्याग देने के लिए इच्छुक होते हैं, तो उसको राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। मतलब अपने देश, अपने राष्ट्र से प्यार, ठीक है। तो राष्ट्रवाद, भारत का राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ, जब भारतीयों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, ठीक है, कि भाई अंग्रेजी शासन को उखाड़ के फेंकना है हमें भारत से, और भारत में शिक्षा, रेलवे, डाक व्यवस्था, समाचार पत्र के विकास से लोग एकजुट हो गए और राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। अंग्रेजों को बाहर निकालने की एक जुनून पैदा हुई, और 1857 का विद्रोह भी होता है, ठीक है। राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया ये 1857 का विद्रोह, और इसमें भारतीय नेता जैसे कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, बहुत सारे हैं, मंगल पांडे शीर्ष पे नाम दीजिएगा, अंग्रेज, ये सब राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिए। और अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण और भेदभावपूर्ण की नीति
जो थी, ठीक है, कि अंग्रेज किस तरह से यहाँ से धन ले जा करके इंग्लैंड ले जाते हैं और हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, ये दादा भाई नौरोजी ने बताया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इन्होंने बताया कि अंग्रेज किस तरह से भारत का धन ब्रिटेन ले जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यार खाना खाने के बाद ना नींद लगने लगता है। तो फिर 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिलता है। 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना मुंबई में होती है। एक ब्रिटिश अधिकारी थे, A.O. ह्यूम नाम था, उनके द्वारा यह गठन किया जाता है। और इनके प्रथम अध्यक्ष एक बंगाली थे, डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी, उनके द्वारा इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, कांग्रेस का अध्यक्ष। ब्रिटिश की एक नीति थी, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और शासन करो, या फूट डालो और राज करो। इस नीति के बारे में बताइए कि ये नीति क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ ड्राइव एंड रूल, ये क्या है, सॉरी, डिवाइड एंड रूल। यार मेरा ना दिमाग घिसक गया लगता है, मतलब घसका नहीं है मतलब देखिए, मुझे थोड़ा वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिक्लेक्सिया है। कभी कभी मैं वर्ड को ना इधर उधर पढ़ देता हूँ। एक बार कोयल, कोयला लिखा हुआ था, मैं कोयल कोयल पढ़ रहा था। ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, सॉरी इसके लिए। तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, डिवाइड कर दो, दो भागों में बांट डालो और खुद राज करो। ठीक है, तो दो भागों में बांट दिया हिंदू और मुस्लिम को इस देश में, और वो राज कर रहे थे। ठीक है, इस नीति का उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों को बीच में लड़ाना था। डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या है कि हिंदुओं और मुसलमानों को बीच में लड़ा दो और राज करो। 1905 का बंगाल विभाजन होता है इसी के आधार पे। ठीक है, 1909 के पार्लियामेंटो सुधार इसके प्रमुख उदाहरण थे। अंग्रेजों ने सांप्रदायिक दंगा किया। ठीक है, और सांप्रदायिक संगठनों को बढ़ावा देकर भारत में एकता को कमजोर कर दिया। ठीक है, इससे हिंदू और मुसलमान जो है आपस में लड़ मरे, और फायदा कौन उठाया, अंग्रेज। ठीक है, सांप्रदायिकता का विकास हुआ। सांप्रदायिकता मतलब एक तरह से झगड़ा झंझट आपस में अलग अलग धर्मों के बीच में। ठीक है, यह नीति भारतीय राष्ट्र आंदोलन को कमजोर करने लगी, और इस नीति का फायदा अंग्रेज उठाकर शासन करने लगे। लेकिन अंततः इस नीति का अंत होता है और भारत आज़ाद होता है। ठीक है, तो डिवाइड एंड रूल क्या है, हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ा दो और राज करो। और यही चीज़ अभी पॉलिटिक्स कर रहा है। राजनेता जो लोग हैं वो हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा देते हैं कि लड़ो बेटा लोग तुम लोग और राज कौन कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज लोग। ठीक है, तो आजकल तो जनता शिक्षित हो गई है फिर भी। चलिए, डिवाइड एंड रूल समझ गए ना। हाँ, नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का वर्णन करना है। बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार हुई। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। ये A.O. ह्यूम जो है ना, एक IAS ऑफिसर थे। उस टाइम पे IAS को ICS कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस। तो वे एक ICS ऑफिसर थे, A.O. ह्यूम। ठीक है, ब्रिटिश के थे, और वे चाहते थे कि भाई ये भारत में एक पॉलिटिकल पार्टी हो। एक अच्छा काम किया, और इसका पहला अधिवेशन मुंबई, उस टाइम पे बम्बई कहा जाता था, में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता बंगाली व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी। डॉक्टर थे ये, PhD किए हुए थे। कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य भारत को एक राजनीतिक मंच प्रदान करना था, जहां वे अपनी समस्याएं ब्रिटिश सरकार के सामने रख सकें। ठीक है, और प्रारंभिक नेता इनके कौन थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता इनके प्रमुख थे। कौन, मेंबर कांग्रेस के। ठीक है, कांग्रेस ने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता लाई और राष्ट्र एकता को बढ़ावा दिया। बाद में यही पार्टी खुद स्वतंत्रता के लिए लड़ती है। ठीक है, भारत को स्वतंत्रता के लिए ये पार्टी आगे आती है कि भारत को स्वतंत्र करो। नेक्स्ट, भारतीय राजनीति में उग्रवाद के उदय के प्रमुख कारण बताइए। उग्रवाद मतलब मार डालेंगे, पीट डालेंगे, फाड़ डालेंगे, भून देंगे तुमको। ठीक है, तो मतलब आज़ादी तो लेंगे लेकिन लड़ के लेंगे बेटा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उग्रवादी। उग्रवादी नाम भी सुने होंगे कि जो मतलब मारपीट पे विश्वास करता हो कि भाई ये लोग बातों का भूत नहीं, इन लोग लातों का भूत, इन लोग लात से ही मानेगा। तो भारतीय राजनीति में उग्रवाद का उदय 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। ठीक है, 20वीं शताब्दी का जब शुरुआत होता है उस टाइम पे, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, 20वीं शताब्दी मतलब 1900 के बाद, 1900 ईस्वी के बाद। ठीक है,
जो है उग्रवाद का उदय होता है, जिसमें प्रमुख भूमिका में आप देखिएगा तो जितने भी थे, ठीक है, आपका भगत सिंह भी आते हैं इसी में, ठीक है। नेक्स्ट, तो नरमपंथी धीमी कार्य, देखिए दो भागों में बट गया था। आज़ादी चाहने वाले दो प्रकार के लोग थे हमारे देश में। एक चाहते थे कि भाई आज़ादी तो लेंगे लेकिन आराम से लड़ेंगे, नहीं कोर्ट से लड़ेंगे, और एक बोलता है कि भाग ससुर कोर्ट से लड़ेंगे तीर और तलवार चलेगा यहाँ पे, समझे तो इसको थे गरम दल। गरम दल जो था वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों को मार पीट के भगाएंगे ससुर को, ठीक है। और ये जो था नरम दल, ये बोलते हैं अरे भाई विनती करो ना, उन लोग खुद भाग जाएगा। तो नरम दल चाहता था कि नहीं, हम लोग जो है ना उनसे आंदोलन करेंगे, ठीक, हम लोग कोर्ट में मुकदमा चलाएंगे। और गरम दल बोलता था नहीं नहीं रे बाबू, इन लोग लातों का भूत है, इन लोग को लात मारना होगा, समझ रहे हैं। तो नरम दल जो थे वो धीमी कार्य प्रणाली से काम करते थे, ठीक है। और युवा जो लोग था, युवा मतलब हम जैसे लोग, वो चाहते थे कि भाग यार, इन लोग नहीं सुनेगा बात से, आज बात से सुनने को था तो 200 साल हो गया नहीं सुना, अब इन लोग को मार के ही भगाना पड़ेगा। तो युवा लोग चाहता था, यूथ लोग, कि अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां, आर्थिक शोषण और अकाल, ये सब को मारपीट के भगाओ यार। 1905 में क्या होता है कि बंगाल का विभाजन होता है, ठीक है। उग्रवाद के प्रमुख कारण थे यही, और फूट डालो और राज करो की नीति भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उग्रवाद नेताओं में सबसे टॉप लेवल पे थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। इनको लाल बाल पाल कहा जाता है, ठीक है। लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। लाल बाल पाल कहा जाता है। ये गरम दिल के नेता थे। ये चाहते थे कि अंग्रेजों को मार पीट के भगाएंगे, ससुर बहुत बदमाशी किया है, हमारे देश के लोगों को बहुत सताया है, ठीक है। इन्हें लाल बाल पाल कहा जाता है। उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया। उग्रवादियों ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक का एक नारा था, इसको याद कर लीजिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक कहते थे। और इसी के दल में फिर बाद में चंद्रशेखर आज़ाद आ जाते हैं, भगत सिंह आ जाते हैं, असफुल्ला खान आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए उस टाइम पे ना सब एक था, लगभग लगभग हिंदू मुस्लिम। असफुल्ला खान भी हैं, ठीक है, इनके साथ में। लेकिन क्या करता है अंग्रेज लोग, हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने लगता है। नहीं तो भारत में हिंदू और मुस्लिम आराम से रहता था, ठीक है। चलिए, और अभी भी रहते हैं भाई। मैं हैदराबाद गया, वहाँ पे तो मेरा मैक्सिमम जो अगल बगल में सारे लोग लगभग इस्लाम थे, लेकिन हमको कहीं भी फील नहीं हुआ कि वो लोग इस्लाम हैं, ठीक है। हैदराबाद में 80% लोग इस्लाम हैं, मतलब तेलंगाना में, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपको फील नहीं होगा कि हम इस्लाम है तो कोई दिक्कत होगा, नहीं, कोई ऐसा फील नहीं हुआ, ठीक है। इवन मैं उसी के भी रूम में रुका था, और क्या बताएं, उसी के टैक्सी से बुक करता था 1907 के सूरत विभाजन का वर्णन करें। सूरत ये कहाँ पे है? सूरत जो है महाराष्ट्र का, वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। तो 1907 में सूरत विभाजन होता है। ये क्या होता है भैया? तो 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में आयोजित किया जाता है। महाराष्ट्र के सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन लाया गया, क्योंकि सूरत भी एक बड़ा शहर था। यहाँ पे नरम दल वाले जितने भी थे और उग्र दल वालों के बीच मतभेद बढ़ गया। नरम दल वाले और गरम दल वाले। नरम दल वाले में कौन थे? तो इनमें थे बूढ़ा बूढ़ा लोग सब, ठीक है। और गरम दल वालों में कौन थे? उग्रवादी जिसको बोलते हैं, या गरम दल, ये थे युवा युवा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में अनबन हो जाता है। नरमपंथी संवैधानिक तरह से सुधार चाहते थे और शांति तरीके से अपनी बात को रखना चाहते थे, जबकि उग्रवादी तरीके से, मतलब युवा लोग, ठीक है, गर्म दल वाले थे। उग्रवादी, स्वदेशी, बहिष्कार, जन आंदोलन का समर्थन करते थे। अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया। अब विवाद क्या हो गया? गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं नरमपंथी के नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गांधी जी अपना गुरु भी मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। तो ये नरम दल के नेता थे, यानी कि गांधी जी मतलब नरम दल, ठीक है। जबकि बाल गंगाधर तिलक जो है उग्रवादियों के नेता थे, बाल गंगाधर तिलक। विवाद इतना बढ़ गया कि जब 1907 में जब कांग्रेस का मीटिंग हो रहा था, तो नरम दल वाले बोल रहे हैं कि नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को, नरम दल वाले बूढ़ा लोग। और युवा लोग बोलता है नहीं, बाल गंगाधर तिलक को ही बनाना होगा हम लोग का कांग्रेस, ठीक है। विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस जो है दो भागों में बट गया यहाँ पे, ठीक है। इसे सूरत विभाजन कहा जाता है और इससे राष्ट्रीय आंदोलन
अस्थायी रूप से कमज़ोर हो गया। अब सिंपल से बात है कि भाई कि दोनों कोई देश का आज़ादी चाहता है, लेकिन एक चाहता है कि नरम तरीके से, एक चाहता है गर्म तरीके से। ठीक है, आप किसका सपोर्ट कीजिएगा? मैं कहता हूँ भाई दोनों जरूरी है, नरम भी गरम भी। जहाँ पे नरम का जरूरत है वहाँ नरम दो, जहाँ पे गरम का जरूरत है गरम दो। दोनों को एक साथ रहना होगा, तभी अच्छा होगा। ठीक है, तो जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का काम है वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करो, जहाँ पे मारपीट का काम है वहाँ पे मारपीट करो। ठीक है, तो यहाँ पे 1907 में सूरत में विभाजन हो जाता है। ठीक है, समझ गए सूरत विभाजन क्या है 1907? तो वही नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का लीडर को लेकर विभाजन हो गया कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा। अब आ जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना। ये क्या है मुस्लिम लीग? तो देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मतलब संपूर्ण भारत में, मुस्लिम लीग, लीग मतलब होता है संगठन, मुस्लिम संगठन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, संपूर्ण भारत मुस्लिम संगठन इसका हिंदी नाम होगा, मुस्लिम लीग बोलते हैं, लीग मतलब संगठन। तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका, वर्तमान बांग्लादेश से, पहले भारत था। ठीक है, पहले भारत, बांग्लादेश भी भारत था, अफगानिस्तान भी भारत था, पाकिस्तान भी भारत था। ठीक है, इतना बड़ा भारत। तो ढाका में इसकी स्थापना होती है। इसके प्रमुख नेता थे आगा खान। कौन थे? आगा खान। आगा खान कब भी दिया जाता है हॉकी में। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क शामिल थे। ये 3 को लीडर था। ठीक है, मुस्लिम लीग के 1906 में स्थापना होती है ढाका में इसकी। मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, ये क्या चाहते थे कि भाई मुसलमानों के जो राजनीतिक अधिकार है उसकी रक्षा करना। ठीक, अंग्रेज ने हिंदू मुसलमान को एकता की जो है खंडन कर दिया था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से दोनों को आपस में लड़ा दिया था, और तभी से मुस्लिम लोगों ने अलग संगठन बनाना शुरू किया। अंग्रेजों ने सिखाया कि देखो तुम लोग को ना शोषण किया जा रहा है, तुम लोग अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ोगे तो तुम लोग को यहाँ पे ना क्या करेगा मालूम है? तुम लोग को भगा देगा इस देश से। क्या अभी तक कोई भगा है जी? बताइए तो, नहीं भागा। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों ने लड़ाया, और इसी का फ़ायदा बाद में पॉलिटिकल पार्टीज लोग कर रहा है। मतलब एक तरह से अंग्रेज लोग ही आत्मा बस गया पॉलिटिकल लीडर्स में। 1909 के मार्लोमेंटो सुधार के अंतर्गत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन सुविधा दी गई। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। अंततः भारत का विभाजन होता है 1947 में। किस आधार पे? धर्म के आधार पे भारत का विभाजन होता है कि नहीं, भारत में जो है इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादा हैं, मतलब बांग्लादेश के साइड में और पाकिस्तान के साइड में, इसलिए इसको बांट दिया गया। 1947 में भारत का 3 टुकड़ा हुआ। एक बन गया ये, इस साइड में बन गया आपका पूर्वी पाकिस्तान, जिसको वर्तमान में बांग्लादेश बोलते हैं, एक इस साइड में जिसको पाकिस्तान बोलते हैं। तो एक था पूर्वी पाकिस्तान और ये था पश्चिमी पाकिस्तान। ये था पूर्वी पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश बोलते हैं। ठीक है, और ये था आपका पश्चिमी पाकिस्तान जिसको हम लोग अभी पाकिस्तान बोलते हैं। ठीक है, तो 1947 में बट गया, फिर बाद में उसका भी टुकड़ा हो जाता है और बांग्लादेश बन जाता है 1976 में। भारत में सांप्रदायिकता के विकास के कारण बताइए। सांप्रदायिकता मतलब धर्मों के बीच में आपसी टकराव, सिंपल सा वर्ड। सांप्रदायिकता का मतलब विभिन्न धर्मों के बीच में आपसी टकराव के कारण हुए मतभेद और लड़ाई झगड़ा, यही सब। ठीक है, धार्मिक लड़ाई है एक तरह से सांप्रदायिकता। तो भारत में सांप्रदायिकता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कम्युनलिज्म। क्या बोलते हैं? कम्युनलिज्म। ये कम्युनलिज्म क्या है भैया? तो अभी मैंने बताया कि भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद को बढ़ाया। 1909 में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की। पृथक निर्वाचन मतलब इस्लाम लोग अलग निर्वाचन करेगा, हिंदू लोग अलग निर्वाचन करेगा, अलग इलेक्शन रहेगा, अलग चुनाव रहेगा, अलग नेता रहेंगे। आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक भेदभाव और धार्मिक संगठन की गतिविधियों ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग 1906 में क्या बनता है? मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। ये दोनों अंग्रेजों की ही देन थी एक तरह से। अंग्रेज लोग ही इन लोगों में बांट दिया कि भाई तुम लोग मुस्लिम लीग बनाओ और तुम लोग हिंदू महासभा बनाओ। ठीक है, तो सांप्रदायिकता का मतलब क्या है कि हिंदू और मुस्लिम जैसे धर्मों में आपसी टकराव को बढ़ावा दिया। ठीक है, और इसका विकास कौन करता है? अंग्रेज सत्ता। होम रूल आंदोलन क्या है? ठीक है, होम रूल आंदोलन क्या है इसको जानेंगे। होम रूल आंदोलन से पहले देखिए 20 मिनट का जब भी आप क्लास कीजिएगा ना तो ब्रेक लेना है आपको 5 मिनट का। इसको कर लेंगे, उसके बाद हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, होम रूल आंदोलन, डिस्क्राइब द होम रूल मूवमेंट। ये क्या है?
होम रूल सुनने से ही लगता है कि घर। सुनिए अब क्या होता है होम रूल। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक गरम दल के नेता थे, और इनके साथ थे एनी बेसेंट, एक अंग्रेज जो भारत के लिए लड़ी। भारत की आज़ादी के लिए कौन सी अंग्रेज लड़ी है? तो एनी बेसेंट। ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक की एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जीएफ थी। सच में हाँ जी, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक की ये जीएफ थी, एक तरह से एनी बेसेंट, जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ी थी। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने साथ मिलकर भारत की आज़ादी के लिए लड़ा होम रूल आंदोलन में। इसका उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन दिलाना। देखिए, होम मतलब ही होता है घर, तो अपना शासन दिलाना, अपना अधिकार दिलाना, जिसमें मेरा खुद का राज चले। ठीक है, इसी को होम रूल आंदोलन बोलते हैं। इसके दो लीडर थे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तिलक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में तथा एनी बेसेंट ने मद्रास में आंदोलन चलाया। बाल गंगाधर तिलक कहाँ पे? तो ये बोले कि भाई, बाल गंगाधर तिलक ने बोला एनी बेसेंट, आप जो है ना मद्रास को संभाल लीजिए। मद्रास मतलब उस टाइम मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था। चेन्नई पूरा का पूरा, चेन्नई पूरा का पूरा, केरल वगैरह आ जाता था। ठीक है, उधर जितना भी एरिया है, तमिलनाडु, सारा का सारा एरिया मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था। बाद में मद्रास का नाम बदल के चेन्नई कर दिया गया। तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक को संभाला बाल गंगाधर तिलक ने, और एनी बेसेंट ने मद्रास को। ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र को संभाल लिया बाल गंगाधर तिलक, और मद्रास को इन्होंने। ठीक है, और आंदोलन के माध्यम से सभी में सभाएं आयोजित की, भाषण और समाचार पत्र दिए और लोगों को जागरूकता फैलाई। ठीक है, तिलक का प्रसिद्ध नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। होम रूल आंदोलन में नरमपंथी और उग्रवादी को एकजुट किया। फिर से होम रूल आंदोलन में जो है नरमपंथी लोग भी जुड़ने लगा कि चलो उन लोग सही कर रहा है, हम लोग जुड़ जाते हैं इनसे। तो इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन को लड़ाई की तेज की, और आगे चलकर गांधी जी के आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। ठीक है, तो गांधी जी से पहले ये लोग आंदोलन लड़ रहे थे, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, ये सब जो है ना पहले से ही लड़ रहे हैं। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी से पहले आज़ादी के लिए। महात्मा गांधी तो बाद में आते एंट्री मारते हैं। ठीक है, 1920 में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन होता है बड़ा क्षेत्र पे असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो होम रूल आंदोलन क्या था? अपने शासन के अधिकार के लिए। ठीक है, ब्रिटिश शासन को फेंक कर भारतीयों का शासन हो, इसी को होम रूल आंदोलन कहते हैं। हमारा देश होगा तो हमारा शासन होगा। ठीक है, स्वराज, अपना राज, इसी को होम रूल आंदोलन कहते हैं। ठीक है, और होम रूल आंदोलन की अध्यक्षता किसने की? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट 1916 के लखनऊ पैक्ट का वर्णन करें। 1916 का लखनऊ पैक्ट क्या है बताइए। देखिए 20 मिनट हो चुका है और आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 5 मिनट का मैं भी ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद फिर से आते हैं। ठीक है, देखिए 5 मिनट रेस्ट लेने से क्या होता है ना कि हमारी आंखें जो है ना, जो थक जाती हैं देख देख के, वो उनको रिलैक्स मिलता है, और हमारे माइंड को भी रिलैक्स मिलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1916 लखनऊ पैक्ट, ये क्या है? आपने नाम सुना है पूना पैक्ट? सेम उसी तरह से जिसमें भीमराव अम्बेडकर और ये महात्मा गांधी के बीच में टकराव हो गया था, उसी तरह से आपका ये लखनऊ पैक्ट है। ठीक है, देखिए 1916 में क्या होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में पैक्ट हुआ। ठीक है, यह समझौता होता है, पैक्ट मतलब समझौता होता है। ठीक है, जैसे पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट इंग्लिश में, लखनऊ समझौता को लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। समझौता मतलब पैक्ट। तो 1916 में क्या होता है कि लखनऊ में मुस्लिम लीग जो एक राजनीतिक पार्टी थी, और कांग्रेस वो भी एक राजनीतिक पार्टी थी, इनके बीच में एक समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ अधिवेशन में संपन्न हुआ। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो इनमें नेता का नाम याद रख सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस की ओर से थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि गरम दल के नेता थे, और मुस्लिम लीग से थे मोहम्मद अली जिन्ना। और ये मोहम्मद अली जिन्ना ही पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और इसी के कारण पाकिस्तान अलग हुआ, मतलब एक तरह से लीडिंग रोल निभाए थे पाकिस्तान अलग करने में। तो यहाँ पे क्या जाता है, इस समझौते के तहत दोनों संगठनों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार से संवैधानिक सुधारों की मांग करती हैं और स्वशासन की मांग करती हैं कि भाई जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं वो हमें दिया कीजिए, और स्वशासन यानी कि हमें अपना राज्य वापस कीजिए। ठीक है, हम आप लोग के राज्य से नहीं चलेंगे। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन स्वीकार किया। ठीक है, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। और लखनऊ पैक्ट,
ठीक है, यानी कि लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी को आगे बढ़कर इससे राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिलती है और सरकार जो है आगे चल के इसमें एक्शन भी लेती है। ठीक है, सॉरी यार, पेट में ना गैस बन गया है मेरा। चलिए, स्ट्रेस अगर आपके माइंड में बनेगा होगा ना, थोड़ा सा चिंता वगैरह स्ट्रेस, तो क्या होता है ना कि हम में ना बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, क्या जो हार्मोन है यार उसको, ठीक है, तो वो हार्मोन अगर बढ़ जाएगा तो फिर पेट में गैस बनने लगता है। गैस केवल खाने से नहीं, स्ट्रेस से भी बढ़ता है। नेक्स्ट, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का वर्णन करें। क्रांतिकारी आंदोलन, हाँ, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। इसके बाद आएगा, यहाँ से खेला शुरू होता है महात्मा गांधी का। तो क्रांतिकारी आंदोलन में देखिएगा तो मुख्य रूप से कौन कौन लीडर होते हैं। देखिए, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन अंग्रेजी शासन के स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, एक डायरेक्टली इनको अलग लड़ के अलग करना चाहते हैं। ठीक है, कि हम अंग्रेजों से आज़ादी तो लेंगे लेकिन लड़ के। ठीक है, संघर्ष द्वारा समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू होता है कि अंग्रेजों को लड़ाई के द्वारा हम लोग समाप्त कर देंगे, भगा देंगे। यह आंदोलन विशेष रूप से बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में सक्रिय था। प्रमुख क्रांतिकारी में कौन थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, खुदीराम बोस और सूर्य सिंह, ये सब शामिल थे। क्रांतिकारी संगठन जैसे कि अनुशीलन समिति, ठीक है, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमले किए और काकोरी रेल डकैती कांड, आपने नाम सुना होगा, चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलके काकोरी रेल डकैती कांड, लाहौर षड्यंत्र केस, ये सब महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। ठीक है, ये क्रांतिकारियों ने देशभक्ति और बलिदान की भावना को बढ़ावा दिया तथा युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक में उदय का वर्णन करना है कि अब महात्मा गांधी किस तरह से एंट्री मारते हैं यहाँ पे। तो महात्मा गांधी पहले एक वकील थे और वे अब क्या बोलते हैं यार, यूरोप में रहते थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में वे वकील का काम करते थे, लॉयर जिसको बोलते हैं, या एडवोकेट, या उस टाइम पे बैरिस्टर कहा जाता था। वकील को उस टाइम पे बैरिस्टर कहा जाता था। ठीक है, तो महात्मा गांधी गुजराती थे, पोरबंदर में जन्मे हुए थे, सबको मालूम है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म होता है। तो ये मुख्य रूप से महात्मा गांधी जो है ना, एक अच्छे खासे फैमिली से थे, मतलब एक अच्छा खासा परिवार था इनके घर में, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। तो ये जाते हैं मैट्रिक 3rd डिवीज़न करने के बाद, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता दे रहा हूँ। ठीक है, 3rd डिवीज़न को गांधी डिवीज़न कहते हैं। महात्मा गांधी 3rd डिवीज़न मैट्रिक पास करके जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ से उनको एक अंग्रेज जो है ट्रेन से धक्के मार के निकाल देता है कि ब्लडी इंडिया भागो यहाँ से। तो फिर बोलता है कि चलो, तुमने मुझे यहाँ से धक्का मारा ना, मैं तुम्हें अपने देश से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। और फिर महात्मा गांधी घर आते हैं वापस। महात्मा गांधी के बारे में और थोड़ा सा पर्सनल जानकारी, महात्मा गांधी की उम्र 12 साल में विवाह हो जाती है। ठीक है, और कस्तूरबा गांधी जो स्कूल चलता है ना, महात्मा गांधी वाइफ का नाम है कस्तूरबा गांधी। उस समय महात्मा गांधी की उम्र थी 12 वर्ष और कस्तूरबा गांधी की उम्र थी 13 वर्ष। तो इनका शादी हो जाता है, मतलब बचपन में ही, मतलब महात्मा गांधी शादी कर लेते हैं बिल्कुल। ठीक है, उस समय बाल विवाह होता था। तो महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में उदय 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद हुआ। उन्होंने सत्य और अहिंसा के आधार पर जन आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917, जो कि बिहार में पड़ता है, चंपारण एक जिला है बिहार का। ठीक है, और खेड़ा आंदोलन, खेड़ा गुजरात में 1918, और उसके बाद अहमदाबाद का मिल मजदूर, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गुजरात का नेतृत्व किए, और उसके बाद इनसे धीरे धीरे लोग क्या हुए, प्रभावित हुए। ठीक है, इन आंदोलनों ने वे जनता के लोकप्रिय नेता बन गए। गांधी जी ने किसानों, मजदूरों और आम जनता को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने सत्याग्रह, असहयोग और स्वदेशी का प्रचार किया। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का जन आंदोलन बन गया और स्वतंत्रता संघर्ष को नई दिशा मिली। अब यहाँ पे शुरू होता है महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो पहला नेशनल मूवमेंट था गांधी जी का असहयोग आंदोलन, जो 1920 में शुरू होता है। ठीक है, इसका कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड, होता है 1919 में।
रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, रॉलेट एक्ट भारत आता है उसके विरुद्ध में जालियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की जाती है, जिसमें जनरल डायर आके उस सभा में गोलियां चला देते हैं। फिर क्या होता है कि इसी को लेकर कि ये जो घटना होती है, इसी को लेकर महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। इसका मुख्य कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध था। रॉलेट एक्ट काला कानून था, उसके विरुद्ध ये जालियांवाला बाग में जब आयोजित की गई थी सभा, तो उसमें जनरल डायर ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। उसके कारण पूरा का पूरा कुआं, एक कुआं था, कुआं में इतना आदमी बचने के लिए झांप दिया कि पूरा कुआं भर गया था, इतना आदमी कुआं में झांप दिया था। तो गांधी जी ने लोगों से सरकारी स्कूल, अदालत और जितने भी थे विदेशी वस्त्र, इन सबको जला देने बोला और उसका बहिष्कार करने बोला। बोल दिया कि आज से हम लोग को अंग्रेजी कोई भी सामान नहीं खरीदना है, ठीक है। तो आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग, यानी कि सरकार को किसी प्रकार का सहयोग न दें, ठीक है। हम खरीदेंगे तब ना उन लोग को धन मिलेगा, सहयोग ही नहीं देंगे हम। तो स्वराज प्राप्त करने के लिए हजारों विद्यार्थी, वकील ने सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया, सरकारी नौकरियों का त्याग किया, सरकारी जैकेट वगैरह जो भी पहनते थे, कपड़ा वगैरह सबको जला दिया। इसी को असहयोग आंदोलन कहते हैं 1920। और यह आंदोलन 2 साल तक चलता है। 1920 में शुरू होता है और 1922 में ख़त्म होता है। 1922 में क्या होता है कि यह आंदोलन धीरे धीरे ना हिंसा का रूप धरने लगी। महात्मा गांधी ठहरे अहिंसा आदमी। 1922 में यह आंदोलन चौरी चौरा कांड, गुजरात का एक जगह है गोरखपुर जिला में चौरी चौरा का नाम का एक गांव है। वहाँ पे जो है पुलिस थाने में 22 पुलिसकर्मियों को, जो अंग्रेजी पुलिस अधिकारी थे, उनको जला दिया जाता है लोगों के द्वारा। तो ये तो हिंसा वाला रूप हो गया। हिंसा मतलब महात्मा गांधी नहीं चाहते थे, तो फिर इस आंदोलन को बंद कर देते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। और आगे आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का वर्णन करना है। साइमन कमीशन क्या है, देखिए क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत में संवैधानिक सुधार की जांच के लिए, कि संविधान में किस तरह से सुधार किया जाए, इसकी जांच के लिए एक कमीशन बैठाती है, साइमन कमीशन। इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था साइमन, सर जॉन साइमन। इन्हीं के आधार पर इस कमीशन का नाम रखा गया साइमन कमीशन। आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है। साइमन कमीशन में जितने भी ये सदस्य थे सब अंग्रेज थे। भाई भारत के लिए कानून बनाएंगे और एक भी भारतीय नहीं रहेगा, तो ये कैसा कानून है। जो हमारे देश के बारे में जानता ही नहीं हो वो हमारे देश के बारे में कानून बनाएगा, तो इसका तो विरोध होना चाहिए। इसीलिए इस कमीशन का विरोध होता है। आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। पूरे देश में साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। कांग्रेस और अन्य दलों ने आयोग का बहिष्कार किया। कांग्रेस भी बोल दिया कि नहीं, साइमन कमीशन वापस जाओ। और लाला लाजपत राय ने लाहौर में विरोध प्रदर्शन किया, नेतृत्व किया, जहां पुलिस ने लाला लाजपत राय, जो कि गरम दल के नेता थे, इन पे इतनी लाठी चार्ज कर दी कि सर पे इतना ज़्यादा मार दिए कि सर इनका जो है ना फट जाता है और उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। तो साइमन कमीशन के विरोध में भारतीय राष्ट्र आंदोलन को मजबूती किया और ख़ास तौर पे जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, साइमन कमीशन लाठीचार्ज में वे घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है ना साइमन कमीशन इसी कारण बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, पूरे नेशनल लेवल पे न्यूज़ बन जाता है कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और जब लाला लाजपत राय की भी डेथ हो जाती है, ठीक है, लास्ट में साइमन कमीशन भारत मतलब ये कमीशन भंग होता है, वापस जाती है, ठीक है। साइमन जो इसके अध्यक्ष थे फिर से वे इंग्लैंड चले जाते हैं, ठीक है। अब आ जाता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई थी। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित नेहरू के पापा थे, ठीक है, पापा पंडित नेहरू के पापा थे मोतीलाल नेहरू। और CR दास, इन दोनों ने मिलकर एक संस्था भी बनाई थी, अभी बाद में बात चल लेंगे, पॉलिटिकल पार्टी बनाए थे। तो मोतीलाल नेहरू ने भारत के लिए एक संवैधानिक प्रस्ताव था, जिसे भारतीय नेताओं ने क्या किया, तैयार किया। नेहरू रिपोर्ट को जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया। नेहरू रिपोर्ट को भारत को, ठीक है, डोमिनियन स्टेट देने की मांग की, ठीक है, डोमिनियन स्टेट देने की मांग की। और इसमें मौलिक अधिकार हो, हमारा संघीय शासन व्यवस्था हो, जिम्मेदार सरकार की
व्यवस्था का सुझाव दिया गया। रिपोर्ट में यह भी तो रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन का विरोध किया गया कि भाई मुस्लिम अलग वोट डाले, हिंदू अलग वोट डाले, ऐसा नहीं, सबको एक जगह मिल के वोट डालेंगे। ठीक है। मुस्लिम लीग कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई थी। नेहरू रिपोर्ट भारतीयों द्वारा तैयार किया गया पहला संवैधानिक दस्तावेज था जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। तो ये कब बनता है? 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसमें भारत के डोमिनेंट स्टेट की मांग किया गया था कि हमारा एक अपना राज्य हो, अपना शासन हो, अपना देश हो, अपना शासन हो। ठीक है। अब आ जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें जब अंग्रेजों ने नमक पे भी टैक्स लगा दिया। तो अंग्रेजों का बहुत खराब नीति था लगान, टैक्स लगा देना। तो अंग्रेज चाहते थे कि भाई जहाँ से पैसा ऐंठने का मौका मिले वहाँ से पैसा अर्न करो। तो क्या किया उन्होंने कि नमक जो होता था समुद्रों के किनारे, उस नमक पे भी टैक्स लगाया। तब गांधी जी बोलते हैं कि बी डी एस के समझते हैं ना, एक गाली है। ठीक है, कि BDS के तुम लोग नमक पे भी टैक्स लगाएगा, रुको मैं आंदोलन करता हूँ। तो फिर वे आंदोलन करना शुरू किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी ने की। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश कानून का शांतिपूर्ण उल्लंघन करके स्वराज प्राप्त करना और गांधी जी दांडी यात्रा द्वारा नमक कानून को तोड़ना। ठीक है। उन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद में है, साबरमती आश्रम से दांडी एक गुजरात का जिला है जो कि समुद्र किनारे पड़ता है, लगभग 240 मील की यात्रा की। 240 मील मतलब 240 किलोमीटर प्लस और जोड़िए 8 होता है 24, 8 चौका 32। ठीक है। तो लगभग ना कितना 12 चौबीस 36, 360 किलोमीटर, 350 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। उनके साथ 79 नहीं 78 को 78 अनुयायी उनके साथ, महात्मा गांधी के साथ 78 अन्य व्यक्ति भी चलते चलते जाते हैं। कहाँ पे? दांडी। ठीक है। दांडी कहाँ पे? गुजरात में, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की। ठीक। और हजारों लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, कर देने से इनकार किया। आंदोलन पूरे देश में फैल गया। ब्रिटिश सरकार ने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया। जनता चारों ओर से चिल्लाने लगी। तब जाके 1930 में क्या होता है कि नमक कानून से, नमक से टैक्स हटा दिया जाता है। और फिर महात्मा गांधी को जो है यहाँ पे 1930 में गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड बुलाया जाता है कि भाई आइए गोलमेज सम्मेलन में हम लोग बैठ के बात करते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। इसमें महात्मा गांधी भाग नहीं लेते हैं क्योंकि इधर आंदोलन कर रहे हैं ना। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है। तो नमक जो टैक्स है ना, वो अभी भी नमक पे टैक्स नहीं लगता है। मालूम है क्यों? क्योंकि नमक पे टैक्स इसलिए नहीं लगता है क्योंकि 10 रुपया, समझिए, गुजरात से आता है नमक, आंध्र प्रदेश से, समुद्र किनारे से, और टैक्स नहीं लगता है। इसका मेन रीज़न है कि अभी तक वो जो कानून है ना, दांडी यात्रा, महात्मा गांधी ने नमक के लिए लड़ा है, इसलिए आपको नमक पे टैक्स नहीं लगता है। नहीं तो क्या लगता है कि गुजरात पे 12 रुपया, 15 रुपया, 40 रुपये किलो आपको नमक मिल जाएगा है। अभी नमक का दाम होता है, नहीं हो तो 400-500 पैकेट एक नमक का दाम होता है। ठीक है। तो नमक पे टैक्स नहीं लगता है, जीरो टैक्स है नमक पे, साल्ट पे जीरो टैक्स। क्यों? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था। ठीक है, इसलिए नमक पे टैक्स नहीं लगाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नमक ऐसी ज़रूरत की चीज़ है कि हर किसी को ज़रूरत ही पड़ेगा। तो नमक पर टैक्स लगाने से समझ रहे हैं आम आदमी को दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आता है गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32, 3 को गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ठीक है। गोलमेज मतलब एक गोल गोल टेबल रहता है और उसके चारों ओर आदमी बैठ के मीटिंग करता है। मेज मतलब समझते हैं ना? हाँ, मेज बैठने वाला, और गोल है ये मेज। तो इसी को गोलमेज टेबल कहा जाता है, इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन भारत की संवैधानिक समस्याओं पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार 1930, 31 और 32 3 साल लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए हैं। पहले सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस के द्वारा महात्मा गांधी को भेजा गया। ठीक है। कांग्रेस पार्टी बोली कि चलिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको लीडर बनाया जाता है, तो महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी को लीड करते हुए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। दूसरे वाले में 1930 वाले में नहीं, 1930 वाले में तो वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे।
31 वाले में गए। सम्मेलन में भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा हुई, ठीक है, लेकिन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और स्वशासन के प्रश्न पर सहमति नहीं बनी, ठीक है, कि भाई आपका अपना राज्य हो, ऐसा नहीं सहमति बिना अपना देश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और तीसरा सम्मेलन भी असफल रहा, केवल दूसरे में महात्मा गांधी भाग लिए। इन सम्मेलनों के आधार पर बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया। गोलमेज सम्मेलन भारतीय संविधान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। अब यहाँ पे एक चीज़, यहीं पे एक दूसरे व्यक्ति का भी एंट्री होता है जिसको बोलते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, नाम सुनते ही आ जाता है बेटा संविधान, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर की एंट्री यहीं से होती है। BR अम्बेडकर 1930, 1931 और 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं, तीनों में, ठीक है, तीनों बार लंदन जाते हैं, क्योंकि वे लंदन में ही रहते थे, अक्सर वे विदेशों में ही पढ़ाई किए थे, तो विदेश में ही वो क्या करते थे कि कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, 1930, 31, 32 तीनों में पार्टिसिपेट किए। अब पार्टिसिपेट करने के बाद मालूम नहीं क्या हुआ, हम तो थे नहीं उस टाइम पे और आप भी नहीं थे, क्या पता, आप महात्मा गांधी थे और मैं BR अम्बेडकर, या आप BR अम्बेडकर, मैं महात्मा गांधी, अच्छा चलिए, जो भी थे आप भी एक क्रांतिकारी थे, ऐसा मान के चलिए, ठीक है, अपने आप को अच्छा आदमी मानिए। तो भारत छोड़ो अब आंदोलन शुरू होता है 1942, महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन, ठीक, और इसमें महात्मा गांधी ने जो है बोला कि भाई अब अहिंसा का रूप धरना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बम्बई में की। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई का। आंदोलन के अगले दिन गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद पूरे देश में हड़तालें, प्रदर्शन, सरकारी संस्थाओं पर हमले हुए और छात्रों को क्या किया गया, आंदोलन के नाम पे बहुत सारे को जेल में डाल दिया गया, ठीक है। ये आंदोलन 8 अगस्त को शुरू हुआ था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। और यह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का अंतिम आंदोलन था जिसने ब्रिटिश सरकार को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। पहली बार बोला है कि भाई अब तुम लोग किसी का मतलब अंग्रेजों के साथ ना जो करना है करो, मारपीट करना है, महात्मा गांधी ऐसा बोले, ठीक है। तो हिंसा पे उतरे महात्मा गांधी बाद में। क्रिप्स मिशन का आंदोलन, अब ये क्या है, क्रिप्स मिशन का वर्णन करना है आपको। क्रिप्स मिशन, उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन योजना, कितना क्वेश्चन है जी, अंतरिम सरकार संविधान, फिर आता है माउंटबेटन योजना, फिर आता है आज़ाद हिंद फौज, उसके बाद आ जाता है नौसेना विद्रोह, भारत में मुस्लिम लीग सांप्रदायिकता, और फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे हिंदू, भारत में हिंदू सांप्रदायिकता का विकास किस तरह से होता है, भारत विभाजन के कारण का वर्णन करना है, भारत की स्वतंत्रता का वर्णन करना है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉनल्ट एक्ट, अंतिम में स्वदेशी आंदोलन का वर्णन। और फिर यहाँ से फिर वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। देखिए फिर से हमारा 5 मिनट का ब्रेक चलेगा, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और हम लोग इसके बाद आराम से कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं पढ़ाता नहीं, ठीक है। चलिए 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, मैं भी 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्रिप्स मिशन पे हम लोग, क्रिप्स मिशन, ठीक है। तो देखिए अब शुरू करते हैं हम लोग 5 मिनट का ब्रेक के बाद। क्रिप्स मिशन, ये क्रिप्स मिशन जितना भी मिशन है, साइमन का मिशन हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, ये सब किसी अंग्रेज के नाम के ऊपर रखा गया था, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना हो गया, तो अंग्रेज का नाम को ही मिशन का नाम बनाया जाता था। तो ये जो क्रिप्स मिशन है, ठीक है, ये सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नाम पे रखा गया था, ये एक अंग्रेज थे। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 से 1942 के दौरान, ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, मतलब क्या है कि ब्रिटिश सरकार लड़ रही थी, तो भारत से उन लोग सेना चाहता था कि हमको सैनिक मिलेगा, भारत से सैनिक हम ले जाएंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन इसी के आधार पे था। इस क्रिप्स मिशन कहा जाता है इसे ही। मिशन ने युद्ध के बाद भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव रखा कि हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे, साथ ही प्रांतों को अलग अलग होने का अधिकार भी दिया, ठीक है। और कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, जबकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही। अब यहीं से पाकिस्तान का मांग शुरू हो जाता है, इसलिए दोनों दलों ने प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने
भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और इस मिशन से ब्रिटिश सरकार की असफल राजनीतिक माना जाता है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की ये क्या मानी जाती है? असफल राजनीति। अब देख लेते हैं यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना। ये कैबिनेट मिशन योजना क्या है? देखिए, भारत को जब अलग की बात आती है तो इन लोग बोला कि हम अलग तो कर देंगे, भारत को हम भारत छोड़ के चल जाएंगे, अंग्रेज लोग बोला, लेकिन आपको क्या है ना कि अपना एक संविधान बनाना होगा। ठीक है, आपको अपना एक संविधान बना के चलना होगा, ये अंग्रेजों ने कहा। तो ब्रिटिश सरकार ने 1946 में भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन जो है, इसके सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, मिशन ने भारत के विभाजन का विरोध किया। कैबिनेट मिशन बोला कि नहीं, भारत पाकिस्तान दो भागों में काहे बटेगा यार। ठीक है, यह संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव दिया कि दोनों एक साथ रहो। इसके अनुसार केंद्र के पास केवल रक्षा शक्ति रहेगी, विदेश शक्ति रहेगी और संचार के विषय रहेंगे, बाकी सब राज्यों के पास रहेंगे। इस मिशन ने संविधान सभा के गठन और अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों के कारण योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। ठीक है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये आपस में लड़ते रहे थे, तो इनके बीच मतभेद हुआ, जिसके कारण यह योजना पास नहीं हो सकी। फिर भी इसने सुंदरता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। किसने? कैबिनेट मिशन योजना। अब अंतरिम सरकार और संविधान सभा का वर्णन, ये क्या है? तो कैबिनेट मिशन योजना जब 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया और इसके प्रमुख नेता थे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से एंट्री मारते हैं। इस सरकार ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसका उद्देश्य था सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया को सुचारू बनाना। ठीक है, और इसी समय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान बनाया जाएगा, इसके लिए संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे। तो ये गठन यहीं से शुरू होता है 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की जाती है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अस्थायी रूप से यानी कि परमानेंटली राजेंद्र प्रसाद को बाद में चुना जाता है, जो बाद में आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन की कड़ी मेहनत से भारत के संविधान को तैयार किया और 26 जनवरी 1950 को लागू करते हैं। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो जाता है, लेकिन लागू 1950 में किया जाता है। ठीक है, अब आता है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना क्या है? तो देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतरिम वायसराय थे। अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, अंग्रेज थे। उन्होंने 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। माउंटबेटन योजना क्या की? तो भारत और पाकिस्तान को बंटवारे के लिए सुझाव दिया। इस योजना के अनुसार भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का निर्णय लिया गया। पंजाब, ठीक है, और बंगाल का विभाजन भी किया गया। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया। देशी रियासत माने उस टाइम पे राजा लोग रहता था, 565 रजवाड़े थे। ठीक है, तो वो बोले कि देखो, आपको जिधर रहने का मन है रह जाइए, देशी रियासत भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। तो सब भारत में शामिल हो गया, कुछ कुछ पाकिस्तान में शामिल हो गया। ठीक है, कांग्रेस मुस्लिम लीग ने इस योजना को स्वीकार किया। इसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। ठीक है, बाद में जो हैदराबाद का निज़ाम है और जूनागढ़ है और आपका कश्मीर है, ये अलग रहने खोजते हैं, बाद में ये भी भारत में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो रजवाड़े थे 565 को, 565 जो राजा थे, राजा ये रजवाड़े, ठीक है, इसको एक करने में सबसे बड़ा योगदान है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है। आगे देख लेते हैं, आज़ाद हिंद फौज आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सबसे पहले रास बिहारी बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने, लेकिन बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला। ठीक है, सुभाष बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दूसरा नारा था दिल्ली चलो। ठीक है, तो उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। INA, इंडियन नेशनल आर्मी,
इंडियन नेशनल आर्मी जिसको बोलते हैं, ठीक है, का उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष द्वारा भारत को स्वतंत्र कराना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आईएनए ने जापान की सहायता से ब्रिटिश सेना के विरुद्ध लड़ाई की। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है जापान की सेना की सहायता से भारत के लिए लड़ाई की अंग्रेज़ों से। और मालूम है अंग्रेज लोग भारत छोड़ के क्यों गया? सबसे मेन रीज़न क्या है मालूम है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ ना 1942 में, तो 1942 में, अरे यार 1942 लिखा ना, 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश सेना थी वो बहुत ज़्यादा मर गई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मर गए। तो भारत में ब्रिटिश सेना की संख्या कम हो गई और उनके पास पैसा भी ख़त्म हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के पास पैसा ख़त्म हो गया और भारत को कंट्रोल करने के लिए सेना और पैसा दोनों चाहिए। तो अब लास्ट में उपाय करता है कि भाई सेना भी कम हो गया, पैसा भी कम हो गया। तब अंग्रेज ने भारत को फिर सोचा कि नहीं, अब तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसा भी नहीं है, सेना भी नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर शायद नहीं होता तो भारत आज़ाद होने में और टाइम लगता, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण भारत को आज़ादी मिली, ठीक है। भारत की आज़ादी का प्रमुख कारण है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ब्रिटिश सेना ख़त्म हो गई थी लड़ लड़ के और पैसा भी ख़त्म हो गया था उनका। तो भारत को कंट्रोल करने के लिए धन और सैनिक की कमी हो गई, जिसके कारण भारत को छोड़ना पड़ा। और ऊपर से सुभाष चंद्र बोस उसको बाहर से लड़ रहे थे। अब आ जाता है नौसेना विद्रोह। तो 1946 में भारतीय नौसेना के सैनिकों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे नौसेना विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह मुंबई से शुरू हुआ और बाद में कई बंदरगाहों तक फैल गया। सैनिक खराब भोजन और नस्लीय भेदभाव और कम वेतन से असंतुष्ट थे। उन्होंने ब्रिटिश झंडा हटाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे फहराए। लगभग 20,000 नौसैनिक, जिसको नेवी बोला जाता है, इस आंदोलन में शामिल हुए। ब्रिटिश सरकार ने बल का प्रयोग करके इस विद्रोह को दबाया, ठीक है। और इस विद्रोह ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार अब भी भारतीय सेना पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती। मतलब ब्रिटिश के जो लोग थे भारत के लोगों पे विश्वास नहीं किया कि भाई ये लोग अपना देश का है ना, अपने ही लिए सपोर्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई किसी को दबाइएगा तो कब तक सहेगा। ब्रिटिश सेना भी मतलब भारत का ही ना आदमी था जी, सेना में जो शामिल हो रहा था। तो मैक्सिमम भारतीय आदमी शामिल था। तो भारतीय आदमी लोग विद्रोह करते कि भागो लोग हमारे देश में हमको ही शासन करेगा तुम लोग। तो भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास का वर्णन करें। तो देखिए मुस्लिम सांप्रदायिकता मतलब है कि धर्मों के बीच में लड़ाई, ठीक है। तो भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास मुख्यतः अंग्रेजों में फूट डालो और राज करो की रीति यानी कि डिवाइड एंड रूल का नीति से शुरू होता है। 1906 की मुस्लिम लीग की स्थापना ने मुस्लिम राजनीति को अलग किया। जो मुस्लिम लीग बना ना 1906 में, यहीं से सांप्रदायिकता का बढ़ावा मिला। नहीं तो पहले भारत एक था, ठीक है, और इसको बढ़ावा दिया था अंग्रेज। और हिंदू महासभा 1909 में पार्लियामेंटो सुधार के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया है कि भाई मुसलमान लोग अलग से वोट देगा, ठीक है। इससे धार्मिक आधार पर राजनीति को बढ़ावा मिला। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की। 1940 के लाहौर प्रस्ताव 1940 के लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया और मुस्लिम सांप्रदायिकता ने हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर किया और अंततः भारत का क्या होता है, अलग करना पड़ता है। 25 नंबर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत में हिंदू सांप्रदायिकता के विकास का वर्णन करें। देखिए हिंदू सांप्रदायिकता, पहले हम लोग मुस्लिम सांप्रदायिकता पढ़े, अब हिंदू सांप्रदायिकता। तो देखिए जिस तरह से 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, उसी तरह से यहाँ पे हिंदू महासभा की भी स्थापना होती है। तो भारत में हिंदू सांप्रदायिकता का विकास ब्रिटिश नीतियों और मुसलमान सांप्रदायिकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुई, ठीक है। हिंदू महासभा और बाद में आरएसएस, जिसको राष्ट्र स्वयंसेवक संघ कहा जाता है, जैसे संगठन ने हिंदू हितों की रक्षा की बात की। कुछ नेताओं ने हिंदू संस्कृति और धर्म को राजनीतिक रूप में संगठित करने का प्रयास किया। मुस्लिम लीग की अलग राष्ट्र की मांग ने हिंदू संगठन को और सक्रिय बना दिया। सांप्रदायिक दंगा और धार्मिक तनाव में स्थिति को गंभीर बनाया। हिंदू सांप्रदायिकता ने राष्ट्रीय एकता को प्रभावित किया और भारत के विभाजन की परिस्थितियों को मजबूत किया। अब आ जाता है भारत और पाकिस्तान विभाजन के कारण। क्या कारण थे? तो सबसे मेन कारण है वही हिंदू इस्लाम धर्म अलग अलग, और अलग अलग धर्म के लोग एक तरह से नहीं रहेंगे सामने। काहे नहीं रहेगा?
अंग्रेज़ों ने कान भर दिए हैं। ठीक है, तो भारत विभाजन के कई कारण थे। अंग्रेज की फूट डालो और राज करो की नीति, यानी कि अंग्रेज़ों ने कान भर दिया। ठीक है, दोनों के कान में। नीति में हिंदू मुसलमान में मतभेद बढ़े। मुस्लिम लीग द्वारा पृथक राष्ट्र की मांग और 1940 का लाहौर प्रस्ताव विभाजन के प्रमुख कारण बने। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक मतभेद बढ़े गए। सांप्रदायिक दंगा और अविश्वास की स्थिति को भी गंभीर बना दिया गया। ब्रिटिश सरकार भी जल्द से जल्द भारत छोड़ना चाहती थी। अंततः माउंटबेटन योजना 1947 भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। फिर विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है। आप सबको मालूम है, गदर मूवी देखे होंगे सनी देओल का, कैसा होता है। भारत का स्वतंत्रता तो बस 15 अगस्त 1947 की रात थी। यूँ बोले कि 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि थी। 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद होता है। ठीक है, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लंबे संघर्ष और आंदोलन और बलिदान के बाद भारत स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अन्य नेताओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। स्वतंत्रता के साथ ही यहाँ विभाजन हो जाता है और पाकिस्तान का निर्माण होता है। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, स्वतंत्रता भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जिससे भारत को लोकतांत्रिक संप्रभुत्व राष्ट्र बनाया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, ये सब पढ़ लिए। रॉलेट एक्ट 1919 में होता है जिसके विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन। अब यहाँ से वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, ये वाला ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। 60 रुपया में 4 साल तक सभी पेपर का नोट्स यहाँ पे अपलोड है। हिस्ट्री का मेजर पेपर 6, 7, 8। ठीक है, बैक पेपर आपको मिल जाएगा। एनवायरमेंटल स्टडीज़, हेल्थ वेलनेस, योगा एजुकेशन, AEC पेपर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। ठीक है, इसके साथ ही आपको माइनर पेपर भी अपलोड है। माइनर पेपर जो भी है आपका अपलोड है। और साथ में आपको जो है क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलती है, सेमेस्टर 5, 6 सब का अपलोड है। ओके, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ये, और अब बाकी आगे आप खुद पढ़ लीजिएगा यार। ठीक है, 61 पेज का PDF है, एक एक करके पढ़ेंगे तो 4-5 घंटा लग जाएगा। मतलब 4-5 घंटा अगर आप दीजिएगा तो ये पूरा पेपर पढ़ लीजिएगा। ओके, बाय, जय।